हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे ट्राइबल अफेयर्स या हमारी जो बेसिकली जनजाति हैं या आदिवासी हमारी कम्युनिटीज हैं उनके बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में एक डिस्कशन। आज हम बात करेंगे कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या जो वनाधिकार नियम 2006 है ये बेसिकली क्या है। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, साथ ही साथ कितना सक्सेसफुल रहा है और क्या इसमें आज भी कई तरह के इंपेडिमेंट्स या इश्यूज देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा क्रिटिसिज्म यह भी है कि लॉ तो बन गया 2006 में, लेकिन क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत लैकलस्टर रहा, उसकी वजह से जिस स्केल पे हमारे ट्राइबल्स को या बेसिकली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो शायद अभी तक इनका नहीं पहुंच पाया है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन कैपेसिटी एज बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ चंदौली, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी चाहे इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो उस पर क्लेम करता है, उस कमिटी का हेड बेसिकली होने के नाते मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन सभी दावों को या उन सभी क्लेम्स को माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करूं और जो लेजिटिमेट बेसिकली क्लेम्स हैं उनको फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। मेरे अभी पिछले 7 महीने के एक्सपीरियंस में एज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम चकिया चंदौली रफली 3200 ऐसे मामले सामने निकल के आए हैं जो कि फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड हैं। बहुत सारे मामले उसमें एक्सेप्ट किए गए हैं, बहुत सारे मामले उसमें रिजेक्ट भी किए गए हैं क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। आज का हमारा डिस्कशन इसी बेसिकली टॉपिक पर है जो आपको सोशल इश्यूज से लेके, ट्राइबल अफेयर से लेके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से लेके हमारे बेसिकली फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन सारे इश्यूज को बेसिकली टच करता हुआ निकल जाएगा। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है अभी उसने अपने 15 साल बेसिकली कंप्लीट किए और अप्रैल 30, 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनका बेसिकली कहना है कि अभी तक चाहे इंडिविजुअल या कम्युनिटी क्लेम्स हो रफली 42,50,602, मतलब 42 लाख से भी ज्यादा बेसिकली फॉरेस्ट राइट्स या वनाधिकार नियम के अंतर्गत दावे बेसिकली मिले हैं, जिसमें रफली 46% जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अभी तक टाइटल्स बेसिकली दिए जा चुके हैं। अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात माने तो उनके हिसाब से ये 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली इनेक्ट किया गया था, इसमें जो दावे अभी तक मिलने थे या पूरी प्रोसेस जो थी इंप्लीमेंटेशन की, वो रफली अब अपने एंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहीं जो सपोर्टर्स हैं, सिक्के का दूसरा पहलू है, जो ट्राइबल राइट्स या हमारी जो जनजातियां हैं या हमारी जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को लेके जो लोग एक्टिव हैं, एनजीओज एक्टिव हैं, कम्युनिटीज एक्टिव हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनका यह एलिगेशन है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये अभी भी हो सकता है बहुत सारे जो जेन्युइन क्लेम्स हैं हमारे ट्राइबल लोगों के, कम्युनिटीज के, उनको अनदेखा कर रहा हो, उनको बेसिकली नजरअंदाज कर रहा हो। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होने के बावजूद भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है इन टाइटल्स को देने में, वो हमेशा से बहुत क्रूशियल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चकिया में भी पूरे चंदौली के जितने फॉरेस्ट राइट्स के मामले आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुझे असिस्ट करता है, लेकिन एसडीएम या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चकिया होने के नाते अल्टीमेटली उसका हेड एसडीएम चकिया के तौर पे मुझे बनाया गया है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना इनपुट मुझे देगा, जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या समाज कल्याण विभाग बेसिकली है वो असिस्ट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हेड ऑफ द कमिटी होगी तहसील लेवल की, जिसके पास अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन है इन फॉरेस्ट राइट्स को ग्रांट करने का, वो बेसिकली मेरी चेयरमैनशिप में ही होगी। इसका मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका सुपरविजन, उसकी ओवरसाइट और अल्टीमेटली नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे इसको हमेशा से देखा गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक तरफ और जो एक्टिविस्ट हैं वो दूसरी तरफ। एक का कहना है कि जो दावे हमको 42 लाख से भी ज्यादा दावा को हम प्रोसेस कर चुके हैं, 46% से ज्यादा को हम बेसिकली क्लेम टाइटल दे चुके हैं। दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट है उनका मानना है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो एक्चुअली हो सकता है इतनी रोजी ना हो जितनी आंकड़ों में दिखाई जा रही है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे, ये लॉ क्यों लाया गया, इसके मेन प्रोविजन को समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत भारी संख्या में ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, खासतौर से जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, अनुसूचित जनजाति रही, वो बहुत हजारों सालों से जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं,
उनमें एक बहुत सिंबायोटिक रिलेशनशिप में रहते आए हैं। उनका रिलेशनशिप कुछ ऐसे बन गया है जैसे आप चंदौली के जंगल में अभी भी चले जाइए, चकिया में चले जाइए और नौगढ़ में चले जाइए, अभी भी या सोनभद्र में चले जाइए, मिर्जापुर में चले जाइए, आज की तारीख में भी लार्ज बेसिकली सेक्शंस ऑफ अ ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट में ही आपको डेवलप करते हुए नजर आएंगे। और उनकी जो डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पे वो इतनी फॉर्मलाइज हो गई है, उनके जो कस्टमरी रूल्स हैं कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे यूज करते हैं, वहां के पानी को कैसे यूज करते हैं, जल, जंगल और जमीन, इन तीनों चीजों पे जो उनकी डिपेंडेंस है वो ओवरवेलमिंग है। बाहर का जो सोसाइटल सेटअप है, इंडस्ट्रियल सेटअप है, उससे जनरली काफी कट ऑफ रहते हैं। इसकी वजह से इनके जो एथिकल बिलीव्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं वो मेनली बेसिकली फॉरेस्ट डिपेंडेंट ही हैं दोस्तों, और ये हजारों सालों से चला आया। लेकिन चीजें चेंज हुई जब बेसिकली कॉलोनियल रूल या ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करना शुरू किया, और उस वक्त उन्होंने फॉरेस्ट को, हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या जो हमारी कम्युनिटीज ड्वेल करती हैं फॉरेस्ट में, उनके बेसिकली रिसोर्स बेस के बजाय उन्होंने फॉरेस्ट को कमर्शियल यूज में लाना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट को कट करना शुरू किया ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके, टिम्बर को कट करना शुरू किया ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके एज रॉ मटेरियल। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन से हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज या हमारे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इन पे क्या फर्क पड़ता हो। पहला डेग्रेडेशन आया कॉलोनियल टाइम से। दूसरा, कई सारे एक्ट्स, कई सारी पॉलिसीज, खासतौर से हमारे जो 3 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1865, 1894 एंड 1927 सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने अपने स्टेट फॉरेस्ट एक्ट्स भी बनाए हैं। इन्होंने भी जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमारे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनकी सेंचुरी से जो कस्टमरी यूज चला रहा था कि फॉरेस्ट के जो लोकल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, पानी है, पॉन्ड्स है, माइनिंग है, लोकल कम्युनिटीज कैसे उनको यूज करती थी, इनके ऊपर भी रोक लगा दी है, इनको भी कर्टिल कर दिया है। तो अल्टीमेटली हमारे ट्राइबल्स को लगा कि एक्चुअली कॉलोनियल रूल या इंडिपेंडेंस के बाद ये फॉरेस्ट राइट एक्ट तो बहुत बाद में आए, हम तो यहां हजारों सालों से रहते आए हैं, इतने सालों से रहते आए हैं जब कंट्री का, नेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई बेसिकली हो सकता है अता पता ना हो। एंड ऑल ऑफ ए सडन कॉलोनियल मास्टर्स आए, उन्होंने फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया। हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया कि आप पेड़ नहीं काट सकते, बेच नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम फिर जाएं कहां? और बहुत लोगों का यह भी कहना है, एंड मी एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी प्लस माय फील्ड एक्सपीरियंस, मैं भी काफी हद तक इस बात से सहमत हूं कि जो नक्सलिज्म का इशू 1967 नक्सलबारी से स्टार्ट हुआ, वो अगर आप देखें कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन को डिप्राइव कर दिया उनके जल, जंगल और जमीन से। इस वजह से जब ट्राइबल पॉपुलेशन को लगने लगा कि हमारा स्टेट, हमारे जो बेसिक रिसोर्सेज हैं जिनको हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बेसिकली यूज करते आ रहे हैं, वही अगर हमसे छीने जा रहे हैं तो फिर हमारे पास हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझा और फाइनली इन सारे जो इश्यूज या हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस होते आए, हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि एक्चुअली इस तरीके से एकदम ब्लैंकेट जो फॉरेस्ट एक्ट एटसेट्रा हैं, रूल्स हैं, उनको ट्राइबल पॉपुलेशन पे लगा देना, उनको डिप्राइव्ड कर देना उनके लेजिटिमेट राइट से, सस्टेनेबल नहीं है, सही नहीं है। और ये जो ग्रीवियांसेस हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के, इनको एड्रेस करने के लिए, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को फिक्स करने के लिए, एड्रेस करने के लिए फाइनली good sense prevailed, and in 2006 the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006 को लाया गया, जिसको शॉर्ट में FRA या फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 भी कहा जाता है, या वनाधिकार नियम 2006। क्या इंपॉर्टेंट बेसिकली फीचर्स हैं इस एक्ट के? ये जो एक्ट है ये उन सभी के लेजिटिमेट फॉरेस्ट राइट्स हैं या बेसिकली ऑक्यूपेशन है फॉरेस्ट लैंड पे, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स के FDST, या शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ODFT, इन सभी के लेजिटिमेट राइट्स को फॉरेस्ट से रिलेटेड रिकॉग्नाइज करने की तरफ एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 रहा, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया अथॉरिटीज की कि किस तरीके से वो जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो हमारे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनको किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हुए, इनको उनका सस्टेनेबल यूज करना देना अलाउ करेंगे। इसके साथ साथ इस बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट ने कंजर्वेशन को कैसे बढ़ाया जाए और जो हमारे
फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे और बेसिकली रोबस्ट तरीके से इंक्लूड किया जाए, इस डायरेक्शन में भी कई सारे स्टेप्स को सजेस्ट किया है। इसके अलावा ये जो कॉलोनियल इनजस्टिस हुए हमारे शेड्यूल ट्राइब्स या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनको कैसे ठीक किया जाए, किस तरीके से उनके सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अवेलेबल करवाया जाए कि फॉरेस्ट को भी नुकसान कम से कम हो और जो हमारे ट्राइब्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बेसिकली चली आ रही हैं, उनको भी पूरा किया जा सके, इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है। और इस बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए 4 टाइप के मेजर बेसिकली राइट्स या अधिकार दिए हैं हमारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। क्या है वो 4 टाइप के राइट्स? पहला, टाइटल राइट्स। इस एक्ट के थ्रू ये जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको 4 एकड़ तक अप टू 4 बेसिकली हेक्टेयर्स ये लैंड अलॉटमेंट अलाउ करता है। लेकिन ये लैंड उनको वही दी जाएगी जिसके ऊपर पहले से ये हो सकता है रह रहे हो, झोपड़ी बना दी हो, घर बना रहे हो या उसको यूज कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो। 4 हेक्टेयर तक इनको टाइटल पाने का अधिकार दे दिया गया। तो पहला टाइटल राइट्स, दूसरा यूज राइट्स। यूज का मतलब है जो हमारे ड्वेलर्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको ये राइट्स देता है फॉरेस्ट राइट एक्ट कि वो चाहें तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कर सकते हैं, अपने एरियाज, अपने एनिमल्स को ग्रेज कर सकते हैं, पास्चरलिस्ट रूट्स बेसिकली ले सकते हैं बिना किसी रोक टोक के या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंटरवेंशन के। सेकंड, यूज राइट्स। तीसरा है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स कि जितने भी रिहेबिलिटेशन है, मतलब अगर किसी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर को या किसी भी शेड्यूल ट्राइब को जबरदस्ती इलीगल तरीके से एविक्ट किया हो, बाहर निकाला हो या उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस किया हो उनकी बेसिक इम्यूनिटीज से, तो इस राइट के थ्रू उनको वापस से रिहेबिलिट किया जा सकता है, फिर से बसाया जा सकता है अपनी ट्रेडिशनल ड्वेलिंग्स में। और जो चौथा इंपॉर्टेंट बेसिकली राइट है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। इसके थ्रू जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं या बेसिकली हमारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, उनको ये राइट दिया गया है कि आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, रीजनरेट करें, कंजर्व करें और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, CFR जिनको कहा जाता है, इनको भी आप बेसिकली बचाएं ताकि फॉरेस्ट भी बचा रहे और आपकी जो नीड्स हैं जो फॉरेस्ट से पूरी होती हैं, हो सकता है आपके एनिमल्स के लिए फॉलेज हो सकता है आप वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो सकता है आपका घर बना हो सकता है आप वाटर रिसोर्सेज यूज कर रहे हो सकता है आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेसिकली आप यूज कर रहे हो। सस्टेनेबल तरीके से किस तरीके से आप फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, मैनेज करेंगे और अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फॉरेस्ट से आप लेंगे बिना किसी रोक टोक के, एज ए बेसिकली राइट। तो ये 4 टाइप के राइट्स ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 है ये बेसिकली ग्रांट करता है। अच्छा, कौन वो लोग हैं जो इन राइट्स को क्लेम कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऐसे मेंबर्स जो कि जो कम्युनिटी है हमारी शेड्यूल ट्राइब्स की उसको बिलोंग करते हैं और ऐसे मेंबर्स जो प्राइमरीली फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी बेसिकली लाइवलीहुड के लिए। पहले ऐसे क्लेमेंट्स। दूसरे टाइप के क्लेमेंट्स ऐसे लोग जो हो सकता है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में ना आते हों, लेकिन ऐसे मेंबर्स किसी भी कम्युनिटी के जो कम से कम 3 जनरेशंस मतलब 75 ईयर्स किससे पहले, दिसंबर 13, 2005 से पहले अगर वो फॉरेस्ट में रहते आए हों या फॉरेस्ट के ऊपर अपनी लाइवलीहुड के ऊपर मेजरली डिपेंड करते आए हों, तो ऐसे बेसिकली कम्युनिटी मेंबर्स को, कम्युनिटीज को भी फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलने का अधिकार होगा। कौन वो अथॉरिटी है जो इस पूरी प्रोसेस को इनिशिएट करेगी? जो ग्राम सभा है उसको अथॉरिटी के तौर पे इनिशिएट किया गया है, अपॉइंट किया गया है कि वो सबसे पहले डिटरमिन करेंगी, सबसे एप्लीकेशन लेके कि कौन कौन इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स या CFR के लिए अप्लाई कर सकता है, या हो सकता है किसी केसेस में IFR इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दोनों के लिए अप्लाई कर पाए। और चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, दोनों ही के बेसिकली क्लेम सबसे पहले ग्राम सभा ही स्क्रूटनाइज करेगी। फिर क्या बेसिकली इश्यूज रहे हैं? सब कुछ इतना अच्छा लगता है लॉ में, सारे राइट्स दिए गए हैं, 4 टाइप के इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं, ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है, तो इंप्लीमेंटेशन में फिर अभी तक के क्या इश्यूज देखे गए हैं? तो पूरी जो जर्नी है FRA की इंप्लीमेंटेशन की, ये अभी तक कभी भी स्मूथ नहीं रही है। ये जो एक्ट है ये बहुत सारे डेमोक्रेटिक टेनेंस प्रोवाइड करता है पूरी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में। जैसे जो पहला स्टेज होगा उसमें जो फॉरेस्ट राइट कमिटी होगी वो ग्राम सभा लेवल पे ही बनाई जाएगी,
जिसमें ग्राम सभा के कम से कम 2/3 मेंबर्स को इस बेसिकली फॉरेस्ट राइट कमेटी का पार्ट बनाया जाएगा। जब भी 2/3 मेंबर्स होंगे किसी मीटिंग के लिए, उस मीटिंग को वैलिड समझा जाएगा। उसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट हो या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो, दोनों को ही स्क्रूटनाइज करेगी ये फॉरेस्ट राइट्स कमेटी। इसमें जो सिक्के का दूसरा पहलू का क्रिटिसिज्म है कि कई लोगों का कहना है कि ये जो फॉरेस्ट राइट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन था या इनके थ्रू डेमोक्रेटिक तरीके से एप्लीकेशंस क्लेम्स को लेना, उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करना, मीटिंग्स करना, ये एक्चुअली हुआ ही नहीं। ये क्रिटिसिज्म है कि बहुत बार जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या बेसिकली कलेक्टर द्वारा नोटिस दिया जाता है, पुश आता है, तो जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं वो हो सकता है खाना पूर्ति करके सिर्फ ऑन पेपर इन मीटिंग्स को दिखाएं। और एज एसडीएम चकिया, जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया, ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने भी आए हैं कि बहुत सारे लोगों के क्लेम्स आज तक मिसिंग बेसिकली पाए गए हैं। वो कहते हैं कि हमने ग्राम सभा को या फॉरेस्ट राइट्स कमेटी को अपने क्लेम्स दिए हैं, लेकिन वो क्लेम्स कभी भी तहसील तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, जो नॉमिनेशंस हैं मेंबर्स का, चाहे तालुक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज को हो, लोगों का कहना है कि वो जो मेंबर्स नॉमिनेट किए गए तालुक लेवल मतलब तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज, वो अपॉइंटमेंट्स भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहे। तीसरा, जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है विमेन का फॉरेस्ट इकोनॉमी में, वो मेजर बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, दोनों को इक्वल राइट्स बेसिकली प्रोवाइड करता है कि दोनों ही टाइटल्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैन को ही हाउस होल्ड का हेड माना गया है। बहुत सारे खासतौर से ट्राइबल सोसाइटीज में विमेन भी उतना ही या उससे ज्यादा किसी भी सोसाइटी में जो कि पॉसिबल है वर्क करती हैं, लीड करती हैं। इसी वजह से फॉरेस्ट राइट एक्ट में चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप इन टाइटल्स को देख लें तो बहुत कम विमेन या फीमेल्स आपको दिखाई देंगी, जो एक्चुअली हो सकता है कि ग्राम सभा लेवल पे, फॉरेस्ट राइट कमेटी लेवल पे या तालुक या तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज में आपको रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप स्क्रूटनाइज करने लग जाएं कि कितने परसेंटेज, ये जो 46% और 42 लाख क्लेम्स में से जो टाइटल्स मिले हैं, कितना वुमेन्स को टाइटल मिले हैं, तो मुझे लगता है बहुत स्मॉल परसेंटेज होगा जो एक्चुअली वुमेन के नाम पे टाइटल इश्यू हुए हैं। इसके अलावा एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो इनिशियल स्टेजेस रहे इंप्लीमेंटेशन के, उसमें गुजरात में फॉर एग्जांपल शुरुआत में यह कहा गया कि हम बाकी आपके जो एविडेंस है कि आपका वहां पे कब्जा रहा है, आप वहां पे डिपेंडेंट रहे, उसको नहीं मानेंगे। आप सैटेलाइट बेस्ड गूगल इमेजेस आप लेके आइए कि आप एक्चुअली वहां रहते रहे हैं। ऐसे जो हमारे बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, टेक्नोलॉजी यूज करना तो दूर की बात है, उनके लिए एक बड़ा इंपेडिमेंट रहा। और इस वजह से गुजरात में शुरुआत में देखा गया कि मास रिजेक्शन हुआ क्लेम्स का अथॉरिटीज द्वारा। फाइनली एक रिट पिटीशन फाइल की गई 2011 में, जिसके बाद कोर्ट के रूलिंग के बाद अथॉरिटीज और स्टेट को इन सारे मामलों को फिर से एक बार स्क्रूटनाइज करने के लिए विवश होना पड़ा। सिमिलरली अगर आप बस्तर में देख लें, छत्तीसगढ़ में, तो उसमें यह भी कहना है कि जो प्लॉट्स हमारे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स या शेड्यूल ट्राइब्स ने क्लेम किए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों में शायद मिसमैच देखा जाता है। और फिर उस ट्राइबल से ही कहा जाता है कि आप बेसिकली प्रूव करिए कि ये वही प्लॉट है, जो हो सकता है एजुकेटेड ना हो, जिसको लैंड रेवेन्यू की समझ ना हो, जिसको इस सारी जो मॉडर्न लॉ मशीनरी है इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जिसकी कम हो, तो कई बार अपने आप को हो सकता है वो बहुत हेल्पलेस सा फील बेसिकली करे। इसके अलावा यह भी मिसमैच पाया गया है कि जो लैंड उनको अवॉर्ड किया गया है और जो उन्होंने क्लेम किया है, क्लेम के बेसिकली बजाय उनको बहुत कम ही अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन जो अलॉटीज हैं, उन्होंने हो सकता है सिर्फ इस डर से प्रोटेस्ट ना किया हो कि जितना भी मिल रहा है चाहे कम ही सही, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे हो सकता है वो भी स्टेट हमसे वापस ले ले। एक ये भी बड़ा क्रिटिसिज्म देखा गया है। इसके अलावा एक और मेजर क्रिटिसिज्म कि बहुत सारी वेलफेयर या डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, खासतौर से रूरल बेसिकली डिपार्टमेंट की, इनको ऐसे एरियाज में या ऐसी कम्युनिटीज के बीच में, ऐसे इंडिविजुअल्स तक नहीं एक्सटेंड किया गया है जिनको टाइटल क्लेम्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू मिले हैं। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो कई बार डायरेक्टिव्स इशू कर चुकी है कि चाहे कोई बेसिकली रेगुलर ड्वेलर हो या किसी को राइट टाइटल फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू मिला हो, दोनों को सेम ही समझा जाना चाहिए और आप किसी भी वेलफेयर स्कीम या डेवलपमेंट स्कीम को वहां तक पहुंचाने से नहीं रोकेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी शायद थोड़ी सी डिफरेंट है दोस्तों। इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म कि जो ट्राइबल पीपल है उनमें जो अवेयरनेस लेवल है, एजुकेशन लेवल है, इस सारे लीगल मैकेनिज्म की पेचीदगी को समझने की कैपेसिटी है,
खासतौर से शेड्यूल्ड एरियाज में रिमोटली जो लोकेटेड हैं, जिनके पास लीगल बेसिकली एवेन्यूज बहुत लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं खुद देखता हूं जब मेरा कोर्ट हर वेडनेसडे को चलता है, फॉरेस्ट कोर्ट, तो नौगढ़ जो यहां से हो सकता है कभी 100 से भी ज्यादा किलोमीटर से हो, जहां ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इतना दूर से सुबह से आके कोर्ट के वेट में बैठे होते हैं। और अगर उनसे आप सवाल पूछेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, तो 80% केसेस में समझ ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली उनसे मांग क्या रहे हैं। और जब, क्योंकि वो फॉरेस्ट में इतने साल से रह रहे हैं, अगर हम उससे बोले कि 70 या 70 साल या 75 साल पहले का आप कोई पेपर दिखाइए, तो वो कहेगा मैं तो उस वक्त फॉरेस्ट में रहता था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वहां तक पहुंच नहीं पाती थी, तो पेपर किस बेसिस पे बेसिकली मेरा जनरेट होगा और मैं क्या प्रोड्यूस करूं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल रियल इश्यूज एक्चुअली इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग है एक्ट की या इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है, ये भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट, कई बार ऑफिसर टू ऑफिसर भी चेंज होती हुई देखी गई है। तो जो बेनिफिशियरीज हैं, क्लेमेंट्स हैं, या हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी हैंड होल्डिंग, कि उनको समझाया जा सके कि ये बेसिकली एक्ट है, ऐसे आप क्लेम कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या ये एविडेंस लगेंगे, या बेसिकली हो सकता है किसी के ओरल बयान के आधार पे भी आपको क्लेम आपका मिल जाए। ये हैंड होल्डिंग भी मिसिंग कहीं दिखाई देती है। और एक डेटा सेट कहता है कि ऐसे एरियाज, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा में, जहां पे इंसर्जेंसी रही, नक्सलिज्म रहा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रहा, जहां पर एनजीओज का इन्वॉल्वमेंट रहा, जिन्होंने हैंड होल्डिंग की, लोगों को समझाया इस पूरे एक्ट के बारे में, क्या आप क्या क्या राइट्स बेसिकली ले सकते हैं, वहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पट्टे एक्सेट्रा का, वो कहीं ज्यादा बेटर देखा गया है। इसके अलावा एक और इसका क्रिटिसिज्म कि ऐसे एरियाज जो अर्बन एरिया से दूर हों, वहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर देखा गया है। साथ ही साथ बहुत सारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन रिमोट एरियाज में बहुत पुअर देखा गया है। लेकिन जैसे जैसे वो एरिया अर्बन एरियाज के नजदीक आता जाता है, तो बहुत सारी स्कीम, चाहे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, नरेगा हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इनका इंप्लीमेंटेशन अर्बन एरियाज के पास अच्छा देखा गया। लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब देखा गया है। और इसका लास्ट बेसिकली पार्ट है कि धीरे धीरे जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी क्वालिटी बेसिकली कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज, चाहे आप बिहार देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, झारखंड देख लें, वहां पे जो हमारे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे हैं, उनका फॉर एग्जांपल अपने कलेक्शन ऑफ तेंदुलूस पे जो डिपेंडेंट थे, जो कि लोकल सिगार्स में बेसिकली यूज की जाती है, उनकी अर्निंग में लगातार कमी देखी जा रही है। और इसके अलावा जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको मार्केट कई बार हो सकता है अपनी चीजों को बेचने का ना मिल पाए, और इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं या मिडलमैन हैं, वो भी कई बार उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। इसके अलावा कई बार जो टाइटल्स दिए जाते हैं या बेसिकली जो क्लेम्स को सैंक्शन किया जाता है, इस टाइप की लैंड का वो सैंक्शन हो जाता है जहां पे बारिश नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, सॉइल बेसिकली बहुत पुअर क्वालिटी की है, जिसकी वजह से जो पूरा पर्पस था इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाने का, वो भी डिफीट होता हुआ कहीं दिखाई देता है। इसकी वजह से अगर आप ऐसे स्टेट्स को देखें जहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां कहीं ज्यादा है, उनका अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, HDI देखेंगे, तो बाकी स्टेट्स और नेशनल एवरेज के मुकाबले आपको काफी खराब दिखाई देगा। इस वजह से अगर आप उड़ीसा की बात देख लें, तो एक ट्रेजिक न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें एक ट्राइबल मैन को अपनी बेसिकली डेड वाइफ को 12 किलोमीटर तक सिर्फ साइकिल पे ले जाना पड़ा, क्योंकि ना उसके पास रिसोर्सेज थे, ना वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे पावरफुल एक्ट्स का फायदा उठा पाया, ना वहां तक डेवलपमेंट पहुंच पाया, ना अपने राइट्स के बारे में हो सकता है उसको अवेयरनेस हो दोस्तों। ऐसे और भी बहुत सारे किस्से, कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे यूपी हो, ऐसे और भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं दोस्तों। तो अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड बेसिकली क्या होगा कि क्या हम कर सकते हैं इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन तो था कि जो ट्रेडिशनल इनजस्टिसेस हुए हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ, उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये सिर्फ एक सिंगल इनिशिएटिव ही हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देगा, तो सबसे पहले तो इस सोच से हमें आगे बढ़ना होगा।
फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा हमें और भी बहुत इनिशिएटिव्स लेने होंगे हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, खास तौर से ऐसे कम्युनिटीज, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ को बेटर करने के लिए, चाहे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बेसिकली ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, या जो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं चाहे सेंटर के, स्टेट के, इनको वहां तक पहुंचाना ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ड्राफ्ट किए गए हैं, सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट ही नहीं और दूसरी पॉलिसीज प्रोग्राम को भी हमें रिमोटेस्ट ऑफ कॉर्नर्स तक ले जाना होगा दोस्तों। इसके अलावा जो पीसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996, जिसमें लोकल कम्युनिटीज के पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एटसेट्रा पावर्स दी जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें अपना एक्सेस माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को या माइनिंग को, एटसेट्रा को, या इंटॉक्सिकेंट्स का कैसे आप रेगुलेशन करें, टैक्सेस आप कैसे कलेक्ट करें, वाटर रिसोर्सेज आप कैसे मैनेजमेंट करें, इसको भी हमें रोबस्ट तरीके से इंप्लीमेंट करवाना होगा। इसका मतलब ये सभी तब हो पाएगा जब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड बॉडीज हैं उसमें हो सकता है हमारे ट्राइबल लोग या ऐसे लोग जो कि सेंसिटिव हैं इन सारे इश्यूज को लेके, उनको इंक्लूड किया जाए, उनका बेसिकली रोबस्ट तरीके से इनपुट लिया जाए। तो दोस्तों ये जो इशू है फॉरेस्ट राइट एक्ट के, 2006 में फाइनली गवर्नमेंट ने एक मेजर इनिशिएटिव रोल आउट किया। लिमिटेड सक्सेस रही, बहुत सारे इश्यूज आज भी देखने को मिलते हैं। यह क्रिटिसिज्म बहुत जेन्युइन है कि हो सकता है आज भी बहुत सारे लोगों के लेजिटिमेट बेसिकली क्लेम्स या तो रिजेक्ट कर दिए हों, खो गए हों, मिसिंग हों, जिसकी वजह से उनके जो लेजिटिमेट राइट्स थे वहां के वाटर रिसोर्सेज पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, लैंड रिसोर्सेज पे उनको ना मिल पाए हों, जिसकी वजह से उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या उनकी नेक्स्ट जनरेशंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एटसेट्रा, पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज बेसिकली होता हुआ दिखाई दे। आज की तारीख में डिमांड यह है, जरूरत यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इसकी लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया जाए। जो रिजेक्टेड क्लेम्स हैं उनको हो सकता है रीस्क्रूटनाइज करना पड़े, 5th और 6th शेड्यूल को और ज्यादा स्ट्रिक्टली बेसिकली एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा सिर्फ एफआरए को सिर्फ एक सिंगल वन साइज फिट ऑल या पेनिसिया फॉर एवरी प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। इसको सिर्फ एक वन बेसिकली सॉल्यूशन देखा जाना चाहिए। इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस को पैरेलली हमें उन एरियाज तक, उन कम्युनिटीज तक, उन बेसिकली इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रिमोटेस्ट ऑफ कॉर्नर्स तक पहुंचाना ही होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।